जरा सोचिए, एक कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी है और उस पर एक चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या हो अगर वो चेक उस कंपनी ने लिखा ही ना हो? चलिए इसी कानूनी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या किसी कंपनी को ऐसे चेक के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सकता है जो उसने जारी ही नहीं किया? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असली कानूनी पहेली है जो इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट के सामने है। और इस पूरे कानूनी दांवपेच के बीच में जो रकम है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 2 करोड़ रुपये सिर्फ एक बाउंस हुए चेक की कीमत है। और इसी एक चेक ने SRK दे बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली सरकार के इस पूरे मामले को खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का क्या कहना है। अपने बचाव में उन्होंने अदालत के सामने 2 बहुत मजबूत तर्क रखे हैं। तो कंपनी के जो बचाव की रणनीति है वो 2 तरफा है। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि भाई चेक कंपनी के अकाउंट से निकला ही नहीं, वो तो एक डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट से जारी हुआ था। तो कानूनी तौर पर कंपनी उस चेक की ड्रॉअर यानी जारी करने वाली है ही नहीं। और दूसरी बात, कंपनी तो पहले से ही दिवालिया होने की प्रक्रिया में है, जहां कानून उसे एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। इसे मॉरिटोरियम कहते हैं, जो उससे नए मुकदमों से बचाता है। अच्छा, ये कानूनी सुरक्षा कवच काम कैसे करता है? देखिए, जनवरी 2020 में कंपनी के दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और फरवरी 2021 तक तो उसे बंद करने का यानी लिक्विडेट करने का ऑर्डर भी आ गया था। और कानून यानी IBC का सेक्शन 33(5) इस मामले में बिल्कुल साफ है कि एक बार ये ऑर्डर आ गया तो फिर उस कंपनी पर कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी कानूनी ढाल के दम पर कंपनी चाहती है कि ये केस ही खारिज कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। अब बारी है लेनदार का पक्ष सुनने की, यानी वो इंसान जिसे ये 2 करोड़ रुपए मिलने थे। अब लेनदार का तर्क इस कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। उनका कहना है कि ये चेक किसी डायरेक्टर का पर्सनल कर्ज नहीं था, बल्कि ये कंपनी और उसके डायरेक्टर्स की मिली-जुली देनदारी, जिसे कंपोजिट लायबिलिटी कहते हैं, उससे चुकाने के लिए दिया गया था। और तो और इसके पीछे एक पर्सनल गारंटी डीड भी थी। तो उनकी नज़र में जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर की नहीं बल्कि कंपनी की भी बनती है। और बात सिर्फ देनदारी की नहीं है। लेनदार ने अदालत का ध्यान कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के रवैये पर भी खींचा है। उनका आरोप है कि मामले को जानबूझकर लटकाया गया है। अदालत में बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए, जिसके चलते पहले जमानती फिर गैर जमानती वारंट जारी हुए। और कंपनी ने भी ये याचिका केस शुरू होने के कई साल बाद डाली है, जो इस देरी पर और सवाल खड़े करता है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग दलीलें हैं। एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ लेनदार। और यहीं पर हाई कोर्ट को एक कदम पीछे हटकर एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सिद्धांत पर गौर करना पड़ता है। इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड टेस्ट, यानी क्या विवेक का सही इस्तेमाल हुआ। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में है एक समन आदेश। ये वो सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर निचली अदालत ने कंपनी और डायरेक्टर्स को आरोपी के तौर पर कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। और ये कोई मामूली कागज नहीं होता। किसी को समन भेजना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी फूड्स केस में भी कहा था कि क्रिमिनल लॉ को आप यूं ही हल्के में शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सोच विचार की जरूरत होती है। तो एक तरफ तो है सुप्रीम कोर्ट का इतना ऊंचा स्टैंडर्ड, और दूसरी तरफ है निचली अदालत का वो आदेश जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये भाषा तो बस एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लगती है, एक कॉपी पेस्ट जैसा। ऐसा लगता है कि इसे बिल्कुल मैकेनिकली यानी यांत्रिक रूप से पास कर दिया गया। ये कहीं से भी नहीं लगता कि मजिस्ट्रेट ने केस की इन बारीकियों पर, जैसे कि चेक किसने लिखा या कंपनी दिवालिया है, इन सब पर असल में दिमाग लगाया हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निचली अदालत ने सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया, या फिर समन जारी करने से पहले वाकई अपने विवेक का इस्तेमाल किया और सारे तथ्यों को परखा। दिल्ली हाईकोर्ट को अब यही तय करना है। ये मामला सिर्फ एक चेक और एक कंपनी का नहीं है। ये हमें 2 बहुत बड़े और शक्तिशाली भारतीय कानूनों के टकराव तक ले जाता है। देखिए, एक तरफ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसका मकसद है कि व्यापार में चेक का भरोसा बना रहे और कोई भी चेक बाउंस ना हो। और दूसरी तरफ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC, जो कर्ज में डूबी कंपनियों को मुकदमों से बचाकर एक नई शुरुआत का मौका देता है।
इस केस में ये दोनों ताकतवर कानून एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए इस पूरे मामले से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली, चेक असल में लिखा किसने है, ये बात बहुत मायने रखती है। दूसरी, दिवालियापन का कानून वाकई कंपनियों के लिए एक बहुत शक्तिशाली ढाल है। तीसरी, अदालतें सिर्फ मैकेनिकली काम नहीं कर सकती, उन्हें हर केस को ध्यान से देखना होगा। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, किसी को भी आरोपी बनाने से पहले विवेक का इस्तेमाल करना ही होगा ताकि बेवजह किसी को परेशान न किया जाए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दो शक्तिशाली कानून इस तरह आपस में टकराएं तो अदालतों को कॉर्पोरेट सुरक्षा और व्यक्तिगत जवाबदेही के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए ज़रूरी है।